हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। आज इस लेक्चर में हम डब्ल्यूटीओ के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड ट्रेड को अगर हम देखते हैं, ग्लोबल लेवल पे ट्रेड की हम बात करते हैं, तो डब्ल्यूटीओ इज़ एन काइंड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, उसको बढ़ावा देने की बात करता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस टॉपिक को देखते हैं, दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विथ आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड ऑल। तो डब्ल्यूटीओ एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको फ्रिक्वेंट क्वेश्चन मिलते हैं किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करते हैं जनरल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डब्ल्यूटीओ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम जानेंगे, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इन दिस लेक्चर। डब्ल्यूटीओ जैसा मैंने आपको बताया एक इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड है उसको फैसिलिटेट करता है, उसको रेगुलेट करता है। डिफरेंट काइंड रूल्स और रेगुलेशन वो बना रहा है ताकि इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड को इंक्रीज किया जा सके। WTO इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। एट प्रेजेंट आप देखोगे 164 इसके मेंबर स्टेट्स हैं और लगभग ये 96 से 98% तक ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अकेला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो लगभग 90% से भी ज़्यादा पूरा ग्लोबल लेवल पे जो ट्रेड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। WTO को एस्टेब्लिश किया गया जनवरी 1995 के अंदर। 1995 में इसने रिप्लेस किया गाट को, और गाट को रिप्लेस करके आपका डब्ल्यूटीओ एग्जिस्टेंस में आया। गाट क्या है? गाट को एक तरह से आप मान सकते हैं प्रीकर्सर है डब्ल्यूटीओ का। गाट दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसकी हम बात करेंगे कि किस तरह से गाट के थ्रू आपका डब्ल्यूटीओ इस तरह से इवोल्यूशन हुआ है। पहले गाट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड थी, क्या इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था, फिर डब्ल्यूटीओ और गाट के अंदर क्या अंतर है, और फिर डिफरेंट टाइप के जो आपके एग्रीमेंट्स हैं या जो सब्सिडीज़ हैं। एग्रीकल्चर सब्सिडी को लेके काफ़ी चर्चा होती है डब्ल्यूटीओ के रिगार्डिंग, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। डब्ल्यूटीओ जैसे हमने बात किया कि डब्ल्यूटीओ को 1995 में एग्जिस्टेंस में आता है, और गार्ड जो है इसको गार्ड जो है एक तरह से डब्ल्यूटीओ के रूप में यहाँ पे डेवलप किया जाता है। गार्ड का अगर आप फुल फॉर्म देखोगे, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। 1947 के अंदर लगभग 23 फाउंडिंग मेंबर्स थे, इंडिया वाज आल्सो देयर, और इन सभी ने मिलके एक इस तरह का एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया। और यहाँ पे कोशिश ये की गई कि इंटरनेशनल ट्रेड को जो है फ्री किया जाए, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा उसको फैसिलिटेट किया जाए, फेयर यहाँ पे रूल्स बनाए जाए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 आपका ख़त्म हुआ था, ओके, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, और यहाँ पे कोशिश ये की जा रही थी कि अगर कंट्रीज़ के बीच में आपस के अंदर व्यापार बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, तो उनकी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ेगी एक दूसरे पे, और हो सकता है इस वजह से चांसेस ये ज़्यादा रहेंगे कि उनके बीच में छोटे कोई भी कन्फ्लिक्ट होंगे, कोई भी इश्यूज़ होंगे जिसपे उनका कन्फ्लिक्ट होगा, मतभेद होंगे, उनको वो सॉर्ट आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो ये भी एक यहाँ पे व्यू पॉइंट था, और इसी व्यू पॉइंट के साथ में हालांकि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन तो सेटअप नहीं किया गया, लेकिन आपका ये जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है ये यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया। और इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव थे, अगर हम बेसिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, दैट वाज टू प्रमोट द नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग ट्रेड। नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना, जिसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि जो एक कंट्री है उसने बहुत ज़्यादा यहाँ पे टैरिफ लगा दिया। टैरिफ मतलब टैक्सेस, जो आपका कोई भी प्रोडक्ट है अगर आपकी इंटरनेशनल जो बाउंड्री है उसको क्रॉस कर रहा है, बाहर जा रहा है, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो आप टैक्स लगा रहे हैं, दैट इज़ टैरिफ। तो कुछ कंट्रीज़ क्या होंगे, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे टैक्सेस लगा देते हैं, ओके। इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर इंटरनेशनल ट्रेड फ्लॉरिश नहीं कर सकेगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इसने बात किया नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने की, टू एलिमिनेट द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स। टैरिफ ऐसे वो हैं, जैसे किसी ने टैक्स लगा दिया, कोई भी किसी भी तरह का टैक्स है, इंपोर्ट ड्यूटी है एक्सेट्रा, तो वो टैरिफ में आएगा। नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर में टेक्निकल ट्रेड बैरियर आते हैं, जैसे आपने सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मीजर्स लगा दिए हैं, मतलब कुछ स्टैंडर्ड आपने किसी प्रोडक्ट का फिक्स कर दिया है, अब उस स्टैंडर्ड को मैच करना बहुत मुश्किल है, जैसे कोई छोटा कंट्री है, डेवलपिंग कंट्रीज है, तो इस तरीके से। रिमूविंग द ट्रेड डिस्प्यूट्स, ओके, थ्रू कंसल्टेशन। कोई भी दो कंट्री है उनके बीच में अगर ट्रेड को लेके कोई विवाद हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसको रिजोल्यूशन करने के लिए एक ट्रेड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात की गई। ये आपका 1947 से स्टार्ट हुआ और ये चलता रहा। 1993 तक आते आते यहाँ पे 123 कंट्रीज़ बन जाते हैं गार्ड के मेंबर। गार्ड के मेंबर 193 कंट्रीज़ हो जाते हैं,
और गार्ड जो है उस समय तक लगभग 90% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो बहुत सक्सेसफुल होता है, इसीलिए इतने सारे कंट्री यहाँ पे जुड़ते हैं, इसीलिए इतना सारा वर्ल्ड ट्रेड वो रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन गार्ड के साथ कुछ समस्याएं रहती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पे रहती हैं। एक तो गार्ड के अंदर जो है आपका जो सर्विसेज हैं वो इंक्लूड नहीं होती हैं, ठीक है ना। उसके अंदर क्या होता है, केवल गुड्स इंक्लूड होते हैं, गुड्स के रिगार्डिंग इंक्लूड होगा। और आज के टाइम पे आप देखेंगे तो सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन की दृष्टि से आप देखोगे तो ये बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इसके अंदर। सर्विसेज यहाँ पे इंक्लूड नहीं थी, तो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी। तो एक तो ये रीज़न था। दूसरा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को इसने इंक्लूड नहीं किया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे आप कॉपीराइट और ये सब जानते हैं, पेटेंट हो गया, इन सब को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया और इसकी वजह से गार्ड के अंदर कुछ चेंजेस की बात की गई। इसका एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं था, फाइन। और इसी वजह से यहाँ पे जो गार्ड के मेंबर्स थे उन्होंने निगोशिएशंस स्टार्ट किए कि किस तरह से हम ये जो कमियां हैं गार्ड के अंदर इनको इम्प्रूव कर सकते हैं, या कोई नया ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हम लेके आ सकते हैं। तो यही चीज़ें आपका जो लास्ट राउंड था, देखिए गार्ड के अंदर क्या है, या WTO में हम बात करें तो यहाँ पे ट्रेड जो होता है उसके रिगार्डिंग कुछ निगोशिएशंस चलते हैं। तो निगोशिएशंस में बातचीत हो रही है, कंसल्टेशन हो रहा है। तो इस तरह से इसमें 8 राउंड्स चले और जो लास्ट राउंड था वो 1986 में स्टार्ट हुआ, 1994 में कंक्लूड हुआ। गार्ड के राउंड्स की हम बात कर रहे हैं और लास्ट राउंड है, इसे उरुग्वे राउंड का नाम दिया गया। उरुग्वे राउंड जब कंक्लूड हुआ, उरुग्वे राउंड आपका लास्ट राउंड भी था गार्ड का और ये सबसे जो है लॉन्गेस्ट राउंड भी था, लगभग 8 साल ये चलता है। यहाँ पे काफ़ी सारे निगोशिएशंस हुए, काफ़ी चीज़ों पे सहमति बनी उरुग्वे राउंड में और फाइनली ये डिसाइड किया सभी कंट्रीज़ ने मिलके कि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये बनाएंगे, एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसे नाम दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसके लिए मार्केश एग्रीमेंट साइन किया गया। तो मार्केश एग्रीमेंट साइन होता है और WTO आपका एग्जिस्टेंस में आता है। ओके, कहाँ से आता है? गार्ड से। तो गार्ड आपका जो है ये WTO जो है रिप्लेस कर देता है गार्ड को, फाइन। और WTO में क्या इंक्लूड हो जाएगा? आपके गुड्स भी इंक्लूड होंगे, आपकी सर्विसेज भी इंक्लूड होंगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कॉपीराइट, पेटेंट एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड थी। गार्ड के अंदर सर्विसेज और IPR इंक्लूड नहीं थे, प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं था, इसलिए यहाँ पे क्या किया, WTO को एग्जिस्टेंस में लाया गया। अब WTO आपका एग्जिस्टेंस में आ जाता है 95 से। इसका बेसिक जो वर्क हमने देखा, फंक्शन देखा, वो क्या है? ट्रेड को फैसिलिटेट करना, ओके, और जो भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं उनको हटाना, ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करना, क्लियर। अमंग द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज उनके बीच में ट्रेड एग्रीमेंट्स को निगोशिएट करना। और एग्रीमेंट्स के अंदर क्या होता है, जनरली आप जो टैक्सेस हैं उनको कम करोगे, उससे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स है ना, वो इंक्रीज होगा। कोटाज है, कोटाज के रिगार्डिंग बात की जाएगी। और अदर रेस्ट्रिक्शन, जिस भी तरह के रेस्ट्रिक्शन है, सारे रेस्ट्रिक्शंस को कम से कम जितना मिनिमाइज़ किया जा सकता है किया जाए। उससे क्या होगा, एक दूसरे कंट्रीज़, दो कंट्रीज़ के बीच में या दो रीजन के बीच में ट्रेड जो है फैसिलिटेट होगा, इंक्रीज होगा। दैट इज़ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ध्यान रखने हैं। जैसे इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आपका सिचुएटेड है। या बिल्डिंग देख सकते हैं WTO की। और जैसा अभी हमने पूरा डिस्कस किया गार्ड को, है ना, तो गार्ड से इसका जो स्कोप है कंपैरेटिवली ब्रॉडर है। क्यों? क्योंकि आपकी सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को इंक्लूड कर रहा है। इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद अ वैरायटी ऑफ इशूज। ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द फ्री एंड फेयर इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है। WTO को जो हेड करते हैं दैट इज DG, डायरेक्टर जनरल, इसको हेड करते हैं, जिनका टर्म 4 साल के लिए होता है और ये रिन्यूएबल भी होता है, फाइन। और WTO में प्रेजेंटली अगर हम देखेंगे तो 164 मेंबर्स है और इंडिया यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो गार्ड था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इंडिया वहाँ पे भी फाउंडिंग मेंबर था और WTO के अंदर भी फाउंडिंग मेंबर है। चाइना ने काफ़ी लेट यहाँ पे ज्वाइन किया, रशिया वॉज ऑल्सो देयर, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द WTO रिप्रेजेंट 98% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। अगर हम 2019 की एनुअल रिपोर्ट की बात करें WTO की, तो ये एट प्रेजेंट जो वर्ल्ड का ट्रेड है उसका 98% रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आपको इसका अंदाज़ा लग जाएगा कि क्यों WTO इतना इंपॉर्टेंट आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। लेटेस्ट मेंबर की अगर हम बात करें WTO में, तो अफगानिस्तान ने इसको ज्वाइन किया है 2016 के अंदर। यूरोपियन यूनियन जो है दैट इज़ ऑल्सो द मेंबर ऑफ द WTO। अब WTO के जो मेंबर्स होते हैं उसमें थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि WTO के जितने भी आपके मेंबर्स होंगे उसके अंदर जरूरी नहीं है कोई सॉवरेन कंट्री हो, क्लियर। जैसे आपका हांगकांग है या ताइवान है, तो ताइवान को कोई ऐसा रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ है या हांगकांग को कोई अलग सॉवरेन कंट्री का
नेशन का स्टेटस नहीं मिला हुआ है, लेकिन ये क्या है, कस्टम टेरिटरीज है, मतलब जहाँ तक इकोनॉमी की बात की जाती है तो ये अपने आप में एक सॉवरन टेरिटरी है ना, इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे। तो इस तरह से डब्ल्यूटीओ के जो मेंबर होते हैं उनको कोई सॉवरन नेशन होना जरूरी नहीं है, वो क्या होते हैं, कस्टम टेरिटरी होनी चाहिए विद फुल ऑटोनॉमी। अपने जो कमर्शियल रिलेशन है डिफरेंट डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज से, वो डील करने के लिए उनको पूरी ऑटोनॉमी फ्रीडम रहनी चाहिए। तो वो सब इंक्लूड होंगे, तो आप देखोगे हांगकांग है, ताइवान है, ये सब डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं। डब्ल्यूटीओ आपका यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है, इसे आप ध्यान रखेंगे, डब्ल्यूटीओ इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। और अगर हम यहाँ पे बात करें फैक्ट्स की, तो डब्ल्यूटीओ जो है इसका जो वोटिंग सिस्टम है ये बहुत ही अच्छा है, और इक्वेलिटी की यहाँ पे बात है, दैट इज़ वन कंट्री वन वोट, मतलब एक कंट्री एक वोट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कंट्री एक वोट को रिप्रेजेंट करेगा। आप कहोगे सर इसमें मतलब ऐसा एक्स्ट्रा क्या है, क्योंकि अगर हम देखते हैं आईएमएफ का वोटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं या वर्ल्ड बैंक का वोटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, तो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक में जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे आईएमएफ है वहाँ पे कंट्रीब्यूशन यूएसए का बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसी हिसाब से उसको वोटिंग पावर दी जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा जो है वो यूएसए के पास में है, वोट शेयर है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये जो है वन कंट्री वन वोट को फॉलो नहीं करते हैं आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक, लेकिन डब्ल्यूटीओ आपका यहाँ पे फॉलो करता है। जितने भी यहाँ पे डिसीजन लिए जाएंगे वो सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, कंसेंसस से लिए जाते हैं। ओके, इसलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी कई बार हो जाता है, लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे सबको रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, स्पेशली जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो डेवलपिंग नेशन है उनको भी आप क्या दे रहे हो, रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहे हो। दैट इज़ अ गुड थिंग। द हाइएस्ट डिसीजन मेकिंग ऑफ द डब्ल्यूटीओ इज़ द मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पे बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं, बड़े बड़े एग्रीमेंट्स यहाँ पे साइन किए जाते हैं, फाइनलाइज किए जाते हैं। और डब्ल्यूटीओ हर साल आपका एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, तो इसे भी ध्यान रखिए। रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग काफ़ी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, आईएमएफ करता है, वर्ल्ड बैंक करता है, ओके, या फिर आपका डब्ल्यूटीओ करता है। इस तरीके से ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पे कर रहा है। तो रिपोर्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन रहते हैं। रिपोर्ट्स जो भी मेजर आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई भी बड़े, कोई एनजीओ हो गया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनकी जितनी भी रिपोर्ट या इंडेक्सेस हैं वो इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में यूपीएससी का ये ट्रेंड रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें तो डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट सेटलमेंट का मैकेनिज्म भी है, और डब्ल्यूटीओ यहाँ पे जनरली दो तरीके से जो विवाद होते हैं कि कुछ देशों के बीच में ट्रेड को लेके जो विवाद हो जाते हैं, उसमें दो तरीके से ये प्रोसेस फॉलो करता है। एक होता है जहाँ पे म्यूचुअली एग्रीड सॉल्यूशन हो जाता है, मतलब डब्ल्यूटीओ ये कोशिश करेगा कि दोनों पार्टीज आपस में बात करें, कंसल्टेशन करें, उन कंसल्टेशन को, टॉक्स को फैसिलिटेट करने का काम डब्ल्यूटीओ करता है। मान लीजिए दो कंट्रीज़ हैं, जैसे अभी चाइना और ऑस्ट्रेलिया को लेके चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में ट्रेड को लेके काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा है, अभी वाइन का इशू भी था, ओके, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसमें चाइना ने काफ़ी सारे टैरिफ्स इंक्रीज कर दिए थे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। तो ये विवाद आपका डब्ल्यूटीओ में जाता है, और यहाँ पे डब्ल्यूटीओ क्या करेगा, चाइना को पुश करेगा कि आप टॉक्स करें, बात करें, और यहाँ पे जो भी इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करें। अगर इस तरीके से आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाता है दैट इज़ फाइन, अदरवाइज क्या होगा, ये एडजुडिकेशन के लिए जाएगा और यहाँ पे अपीलिटी ट्रिब्यूनल बैठेगा, अपीलिटी बॉडी जो होगी वो रिपोर्ट देगी, और फिर जो भी डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा, मतलब जो भी डिसीजन दिया जाएगा वो पार्टी को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये बहुत ही अच्छी मैकेनिज्म है कि आप डिस्प्यूट्स को सेटल कर रहे हो, और डब्ल्यूटीओ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब डब्ल्यूटीओ के मेजर पिलर्स की हम बात करेंगे, हाँ, जो नेक्स्ट हमारे पास में पूरा रहेगा लेक्चर का पार्ट, उसमें कुछ मेजर पिलर्स की हम बात करेंगे, जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन है, ये क्या होता है, नेशनल ट्रीटमेंट क्या होता है, ओके, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जीएसपी क्या होता है, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे हैं यूपीएससी की तरफ से, या किसी भी एग्ज़ाम की आप बात करें, हर एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट जो एग्रीमेंट्स हैं, डब्ल्यूटीओ के जो एग्रीमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे ट्रिप्स हो गया, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हो गया, उसके अंदर सब्सिडीज़ है, ग्रीन बॉक्स हैं, ब्लू बॉक्स हैं, एम्बर बॉक्स है, इन सब की बात करेंगे। पहले हम मेजर पिलर से बात करते हैं। तो डब्ल्यूटीओ के 3 मेजर पिलर्स हैं, इसके अंदर क्या होगा, जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन है, नेशनल ट्रीटमेंट है, और स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट विथ डेवलपिंग कंट्रीज है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी कंट्री, इंडिया इज़ देयर। अब इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है किसी भी कंट्री को, जैसे श्रीलंका को दे रखा है, श्रीलंका को दे रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी जितने भी डब्ल्यूटीओ मेंबर्स हैं उनको ये स्टेटस जनरली देना पड़ता है, कुछ एक्सेप्शंस भी रहेंगे।
और उसके अंदर ऐसा नहीं है कि कुछ आप फेवर कर रहे हो, लेकिन अगर आपने किसी को MFN स्टेटस दे रखा है तो उनको वो सारी फैसिलिटीज़ देनी होगी जो आपने दूसरे नेशंस को दे रखा है। और so that MFN, that is most favored nation, this is basically the status or the level of treatment okay given by one state to the another in the international trade। इसके अंदर क्या होगा, एक जो कंट्री है okay which is the recipient of this treatment must receive the equal trade advantages as the most favored nation by the country granting such treatment। मतलब एक कंट्री ने अगर MFN स्टेटस किसी को दे रखा है तो वो अगर उस कंट्री को कोई अगर पर्टिकुलर स्टेटस, कोई पर्टिकुलर एडवांटेज देता है, जैसे इंडिया ने मान लीजिए श्रीलंका को MFN स्टेटस दिया हुआ है, अब इंडिया कुछ ट्रेड एडवांटेज श्रीलंका को देता है तो वो सारे एडवांटेज ऑटोमेटिकली जितने भी MFN कंट्रीज़ हैं उन सभी को वो एडवांटेज चले जाएंगे। तो ये क्या बात कर रहा है, ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है। ठीक है, जितने भी WTO मेंबर्स हैं उनको एग्री करना होगा कि वो MFN स्टेटस देंगे एक दूसरे को, तभी तो चीज़ें आगे बढ़ेगी, अदरवाइज़ क्या होगा, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस रहेंगी। अब इसके अंदर एक्सेप्शंस आपके दिए गए हैं। आप कहोगे कि सर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने तो इंडिया को नहीं दे रखा था, और इंडिया ने भी अनफॉर्चुनेट जो अटैक हुआ था अभी 2000 जो लास्ट आपका ये टेरर अटैक हुआ था, वहाँ पे इंडिया ने भी रिवॉक कर लिया था आपका MFN स्टेटस। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप कहोगे ये कैसे हुआ, जबकि यहाँ पे WTO ने तो कहा है कि सबको दिया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन है, और उसके अंदर एक एक्सेप्शन का रूल है सिक्योरिटी एक्सेप्शन। क्या है सिक्योरिटी का एक्सेप्शन? तो इस सिक्योरिटी एक्सेप्शन के अंडर में इंडिया ने पाकिस्तान को दिया हुआ MFN स्टेटस रिवॉक कर दिया था, मतलब हटा दिया था। इसके अलावा और कुछ एक्सेप्शंस होते हैं आपके, जैसे प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ को अलाउ किया गया है। रीजनल फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट हैं या एरियाज़ हैं वहाँ पे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट अलाउ किया गया है। कस्टम यूनियंस के अंदर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट अलाउ किया गया है, जैसे यूरोपियन यूनियन है। तो यहाँ पे क्या है, आपके प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स अलाउ किए जा रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट आप दे सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है अगर आपने कोई जैसे रीजनल कहीं पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसके अंदर जितने कंट्रीज़ हैं उनको जो बेनिफिट दिए हैं, ज़रूरी नहीं है वो जितने भी MFN स्टेटस के कंट्रीज़ हैं उनको दिए जाएंगे। तो ये एक तरह का क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, सेकंड यहाँ पे है जो हमने बात की थी, दैट इज़ नेशनल ट्रीटमेंट। ये सेकंड वाला हम देखते हैं। तो नेशनल ट्रीटमेंट का बेसिकली मतलब है कि आप जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन नेशनल एंड फॉरेन गुड्स। किसके बीच में? नेशनल जो आपके प्रोडक्ट्स हैं एंड फॉरेन प्रोडक्ट्स, इनके बीच में आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, इनको इक्वल ट्रीट करोगे। फिर आप ये कह सकते हैं कि सर जो इंडिया है, जैसे इंडिया में कोई प्रोडक्ट आ रहा है, इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया इंपोर्ट करता है तो इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है, तो ये तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हो गया है ना। फिर ये इक्वल कैसे हुआ, ये नेशनल ट्रीटमेंट कैसे हुआ? तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि नेशनल ट्रीटमेंट जो है दिया जाएगा वंस दैट प्रोडक्ट एंटर्स इनटू द इंडियन टेरिटरी। इंडिया की जो टेरिटरी है उसके अंदर एंटर हो गया, उसके बाद में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। अब प्रोडक्ट का इंपोर्ट हो रहा है तो इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद ही तो वो एंटर होगा, तो वहाँ पे आप टैरिफ लगा सकते हो, टैक्स लगा सकते हो, सभी कंट्रीज लगाते हैं। लेकिन एक बार वो टैक्स लगने के बाद इंडिया में वो प्रोडक्ट आ गया, फिर उसके बाद में आप उसके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, पक्षपात वहाँ पे नहीं होगा, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये आपका नेशनल ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल ये बात कहता है। थर्ड जो है दैट इज स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट विथ डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये बात करता है कि आपके जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो लीस्ट डेवलप्ड नेशंस हैं, बहुत ही कमज़ोर जो देश हैं इकोनॉमी के हिसाब से, जैसे हम केन्या की बात करें, इधर हम USA की बात करें, तो USA और केन्या की इकोनॉमी अलग अलग लेवल पे है, और केन्या के जो प्रोडक्ट्स हैं वो USA के प्रोडक्ट्स से डायरेक्ट इस तरह से कम्पीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक प्रोविज़न रखा गया कि आप जो है स्पेशल या डिफरेंट ट्रीटमेंट दे सकते हो, किनको? डेवलपिंग कंट्रीज़ को या लीस्ट डेवलप्ड नेशन को। कहने का मतलब है आप इनको क्या दोगे, कुछ छूट दोगे, कुछ रियायतें दोगे, कुछ बेनिफिट्स आप दे सकते हो, ताकि दोनों इक्वल टर्म्स पे आ जाएं। और इसी का जो है ये जो स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है, इसके अंडर में आपका GSP जो है ये स्कीम चलता है, दैट इज़ जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जिसे हम GSP के नाम से जानते हैं। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस में क्या होता है, जो डेवलप्ड नेशन है जैसे USA है, तो वो काफ़ी सारे आपको बेनिफिट देगा, काफ़ी सारे आपके प्रोडक्ट्स पे जो टैक्स है, टैरिफ है, उनको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देगा। तो उससे क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे बात की केन्या है या फिर इंडिया है, तो इंडिया के प्रोडक्ट्स अगर वहाँ पे जा रहे हैं तो उनके ऊपर टैरिफ कम लगाए जाएंगे, तो इससे क्या होगा, इंडिया के प्रोडक्ट्स को एंट्री ईजी हो जाएगी।
इसी तरह से केन्या के प्रोडक्ट्स को एंट्री ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ओके, अंडर दिस जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। और ये कॉन्सेप्ट आपका मोस्ट फेवर्ड नेशन से डिफरेंट है ना। किस तरह से डिफरेंट है? मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंदर आप सबको इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे थे, जीएसपी के अंदर आपका स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है आपका जीएसपी, दैट इज जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, ये आपका डेवलप होता है अंकटाड से। अंकटाड जो है यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है और ये ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट इश्यूज पे बात करता है, अंकटाड। तो अंकटाड का ये कॉन्सेप्ट था, इस पे काफ़ी चर्चा हो रही थी और फाइनली इसको डब्ल्यूटीओ ने अडॉप्ट किया। और एट प्रेजेंट जीएसपी जो है दैट इज प्रिवेलिंग, मतलब दैट इज फंक्शनिंग अंडर द स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट विथ डेवलपिंग कंट्रीज। आपको ध्यान होगा अभी रिसेंटली ट्रंप के टाइम पे जीएसपी न्यूज़ में था। क्यों था? क्योंकि ट्रंप ने इंडिया का जो डेवलपिंग स्टेटस है वो हटा दिया था। वंस इंडिया का डेवलपिंग स्टेटस हट गया तो इंडिया को जो बेनिफिट मिल रहे थे जीएसपी के अंदर वो भी आपके बंद हो जाते हैं, ठीक है। उस टाइम पे ट्रंप के टाइम पे ये न्यूज़ में था जीएसपी। इंडिया के लिए थोड़ा सा मुसीबत हो गई थी, मतलब डिफ़िकल्टी हो गई थी। क्यों? क्योंकि इंडिया को जो बेनिफिट मिल रहे थे जीएसपी के अंडर में वो बेनिफिट बंद कर दिए गए थे ट्रंप के टाइम पे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डब्ल्यूटीओ के कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स, ओके। पिलर्स की हमने बात की, अब हम डब्ल्यूटीओ के इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स की बात करेंगे। एज फार एज एग्रीमेंट्स आर कंसर्न, एग्रीमेंट ऑन द एग्रीकल्चर इज द फर्स्ट वन और सबसे इंपॉर्टेंट भी रहेगा। एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर पे क्या बात हुई? देखिए, जब आपका डब्ल्यूटीओ एग्जिस्टेंस में आया 1995 में, मार्केश एग्रीमेंट के बाद में, ओके, तो यहाँ पे ये समझा गया कि एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी सारे कंट्रीज़ क्या देते हैं, सब्सिडीज़ देते हैं, छूट देते हैं। जैसे इंडिया के अंदर होता है ना, इंडिया में तो बहुत सारी सब्सिडीज़ हैं। आपको लाइट फ्री दी जा रही है, पावर फ्री दिया जा रहा है ना, इरिगेशन आपको सिंचाई के लिए पानी फ्री दिया जा रहा है, आपके फर्टिलाइज़र पे फ्री सब्सिडी है, फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी दी जा रही है, आपको सीड पे सब्सिडी दी जा रही है, छूट दी जा रही है सरकार की तरफ से। तो बहुत सारी ये सब्सिडीज़ हैं। तो यहाँ पे कंट्रीज़ जो है वो काफ़ी सारे कंट्रीज़ यहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर पे आप ये जो सब्सिडीज़ दे रहे हो उससे क्या हो रहा है, फार्मर्स जो कि प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर जो है उनको जो लागत पड़ रही है, दैट इज़ उनका जो कॉस्ट है वो कम पड़ रहा है और वो कम दाम पे भी अपना प्रोडक्ट क्या कर पा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, दूसरे देशों को नुकसान हो रहा है। क्लियर? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की बात की गई और एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर बेसिकली क्या कह रहा है, अगर यहाँ पे बात करें, दैट इज बेसिकली टॉक्स अबाउट रैशनलाइजेशन ऑफ एग्री सब्सिडीज। एग्रीकल्चर पे जो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, छूट दी जा रही हैं, उनका आपको रैशनलाइजेशन करना है, ठीक है ना। इस तरह से आप अनलिमिटेड नहीं दे सकते हो। तो यहाँ पे 3 तरह की मेजर सब्सिडीज़ को डिस्कस किया गया। इसमें ग्रीन बॉक्स है, ब्लू बॉक्स है और एम्बर बॉक्स है। ग्रीन बॉक्स में क्या है? ग्रीन बॉक्स में ऐसी सब्सिडीज़ हैं जो आप आराम से दे सकते हो, जिसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ग्रीन बॉक्स के अंदर जो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, सरकार जो खर्चा कर रही है वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं कर रही है। जैसे कि एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, आप मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा रहे हो, फार्मर्स को ट्रेनिंग दे रहे हो, है ना, एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर आप खर्चा कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को आप थोड़ा सा बिल्ड कर रहे हो, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट पैसा देगी या सब्सिडी देगी उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड वहाँ पे खर्चा किया जा सकता है। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज आर अलाउड अंडर द एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर विथ नो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। इनके एग्जाम्पल ध्यान रख लेना और ये ध्यान रखना इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। सेकेंड है ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स के अंदर क्या है, ये जो सब्सिडीज हैं दैट आर टाइड टू द प्रोग्राम्स दैट लिमिट द प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या होगा, सरकार यहाँ पे सब्सिडी देगी और यहाँ पे फार्मर्स को कहेगी कि आप अपना प्रोडक्शन जो है वो लिमिट कर दीजिए, इतना ही आप प्रोडक्शन करिए और इस अपने प्रोडक्शन को लिमिट करने के लिए हम आपको सब्सिडी देते हैं, ठीक है। So in other words, even if they directly link the productions to subsidies, they also set limit on production by way of quotas। तो आपने कोटा फिक्स कर दिया कि इतना आप प्रोडक्शन कर सकते हो। तो कंपैरेटिवली ब्लू बॉक्स जो सब्सिडीज़ हैं ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग होती है, लेकिन बहुत कम होती है ट्रेड डिस्टॉर्टिंग। तो इसलिए यहाँ पे कोई लिमिट आपका प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है। ओके, अगर आप कोटा फिक्स कर रहे हो कि पर्टिकुलर जो कमोडिटी है जो भी आप उगा रहे हो तो इतना ही उगा सकते हो, ठीक है, इतना ही कल्टीवेशन उसका कर सकते हो, तो यहाँ पे भी आपका कोई लिमिट फिक्स नहीं है। थर्ड सबसे जो कंटेस्टेड इशू है दैट इज दिस एम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स पे सबसे ज़्यादा इशू क्रिएट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है। अब जितनी भी भारत सरकार की तरफ से मेजर सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, जैसे आपका उर्वरक है, फर्टिलाइजर्स पे छूट दी जा रही है, सीड्स हैं, इरिगेशन, सिंचाई, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ओके, इन पे सब्सिडीज़ जो दी जा रही हैं
वो सब एम्बर बॉक्स में आती है। क्यों आती है? क्योंकि ये क्या करेगा, ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, फार्मर्स जो कि क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, फार्मर्स का जो प्रोडक्शन होगा उसकी कॉस्ट को ये कम करेगा, कॉस्ट को कम करेगा। इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन फार्मर्स क्या होंगे, कम कॉस्ट के ऊपर, है ना, कम पैसे के ऊपर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो ये क्या दे रहा है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे रहा है। ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्यों है? क्योंकि सरकार की तरफ से ये सब्सिडीज दी जा रही हैं। तो जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पे जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, है ना, वो इसको अपोज करते हैं। वो कहते हैं कि ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रहा है एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर अदर कंट्रीज़। तो यहाँ पे आपको लिमिट प्लेस करनी पड़ेगी। और WTO का जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, ये यहाँ पे लिमिट प्लेस करता है। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया है, वहाँ पे ये लिमिट कितना है, 10% है। किसका 10% है? जो भी आपके एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है उसकी वैल्यू का 10% है। मान लीजिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आपका टोटल वैल्यू 100 करोड़ रुपीज़ है, तो आप 10 करोड़ रुपए तक ही सब्सिडी दे सकते हो। और ये लिमिट जो है डेवलप्ड कंट्रीज जैसे USA हैं, उनके कंटेक्स में कितना होगा, 5 करोड़ रुपए। ठीक है, ये आपका 5 करोड़ रुपीज़ रहेगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पे इंडिया ने जो है एक सक्सेस यहाँ पे हासिल की है कि इंडिया को थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है कि आप जो है फूड सिक्योरिटी के रिलेटेड जो आपकी सब्सिडीज़ है उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं रहेगी। फूड सिक्योरिटी रिलेटेड जो सब्सिडीज़ हैं उस पर आप अपना कर सकते हो जब तक कोई फाइनल यहाँ पे एग्रीमेंट फाइनल नहीं हो जाता। तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहाँ पे है। नेक्स्ट जो एग्रीमेंट है, हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो एग्रीमेंट में हमने एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर देखा, फर्स्ट एग्रीमेंट जिसकी हमने बात की। सेकंड जो है यहाँ पे, दैट इज ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दैट इज एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसे ट्रिप्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये एग्रीमेंट आपका साइन किया गया अगेन 1995 में। जैसा मैंने बताया, WTO आपका एग्जिस्टेंस में आता है। और गाट के अंदर जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जहाँ पे आपकी IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को इंक्लूड नहीं किया गया था, सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन WTO के एग्जिस्टेंस में आने से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को एक्नॉलेज किया गया। ठीक है, और उसी के रिगार्डिंग ये आपका एग्रीमेंट साइन हुआ जिसे हम ट्रिप्स के नाम से जानते हैं। ट्रिप्स में क्या होगा, मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएंगे। जितनी भी नेशनल गवर्नमेंट है, जितने भी WTO के मेंबर्स हैं, उनकी सरकारों को ये कहा जाएगा कि आपको जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके जो राइट्स हैं उनको एक्नॉलेज करना होगा। जैसे कोई नई ड्रग बनी है तो उस पर पेटेंट देना, ठीक है, तो वो सरकार का काम है। तो ये सब चीज़ें फॉलो करने के लिए कहा गया और WTO के मेंबर्स ने इस एग्रीमेंट को साइन किया। इंडिया इज़ द सिग्नेटरी, इंडिया ने भी साइन किया हुआ है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, किस किस तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, ये थोड़ा समझ लेते हैं। अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में रहता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है आपकी माइंड की क्रिएशंस ऑफ योर माइंड। मान लीजिए किसी ने कोई म्यूज़िक कंपोज किया है, ओके, किसी ने कोई बुक आपका लिखी है, कोई डिज़ाइन किया है, लिटरेरी वर्क है, तो ये सब जितने भी कोई सिंबल है, कोई आपका वर्क है, राइटिंग है, ओके, कोई नाम है, इमेज है, ये सब चीज़ें जिनका यूज़ हो रहा है कॉमर्स के अंदर, दे ऑल कम इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन करने के लिए जो राइट्स दिए जाते हैं उन्हें हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। काफ़ी सारे कॉमन हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, कॉपीराइट हैं, पेटेंट की अभी बात हो रही थी वैक्सीन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कोविड वैक्सीन के कॉन्टेक्स्ट में, ट्रेडमार्क्स की बात हो रही है, ओके, ट्रेड सीक्रेट्स की बात हो रही है। तो ये सब क्या है, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल हैं। और इंडिया के अंदर और भी काफ़ी सारे हैं, जैसे ट्रेड सीक्रेट है, जोग्राफिकल इंडिकेशंस, GI टैग जो दिए जाते हैं, ये सब इसमें आएंगे। एक एक करके सबको देख लेते हैं। जैसे कॉपीराइट है, कॉपीराइट एक लीगल टर्म है दैट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द राइट्स दैट क्रिएटर्स हैव ओवर देयर लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। जैसे किसी ने कोई म्यूज़िक कॉम्पोजिशन किया है तो उसके ऊपर उसका कॉपीराइट है, किसी ने कोई किताब लिखी है उस पर उसका कॉपीराइट रहेगा, फिल्म्स पे कॉपीराइट दिए जाते हैं, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस है, ओके, कोई टेक्निकल ड्राइंग है, मैप्स हैं, इन सब के ऊपर क्या होते हैं, कॉपीराइट होते हैं। कॉपीराइट का क्या मतलब है, जिस बंदे ने उसे बनाया है, जिस इंडिविजुअल ने उसे क्रिएट किया है, उस क्रिएटर को उसके ऊपर राइट है कि कौन उसे यूज़ कर सकता है, नहीं कर सकता है, किसको उसके यूज़ के राइट्स देने हैं, नहीं देने हैं। तो ये हैं सब कॉपीराइट के अंडर में। नेक्स्ट आता है आपका पेटेंट, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेटेंट्स आपके दिए जाते हैं जो भी इन्वेंशन है, कोई नई खोज हो रही है, मान लीजिए कोई डिजीज़ है, उसके लिए ड्रग आपने इन्वेंट किया, या अभी कोविड है, कोविड के लिए वैक्सीन बनाए गए, तो उसके अंदर पेटेंट दिया गया है। जैसे कोवैक्सीन है तो इसका पेटेंट आपका भारत बायोटेक को दिया गया, कोविशील्ड का एस्ट्राजेनेका के पास में है।
इसी तरह से फाइज़र का वैक्सीन है, उसका पेटेंट फाइज़र के पास है। तो पेटेंट देने का मतलब है, मान लीजिए फाइज़र इज़ देयर, फाइज़र का जो वैक्सीन है उस पर इसको पेटेंट दे दिया, तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, ये अलाउ करेगी कि हाँ इसे पेटेंट का प्रोटेक्शन दिया जाता है। फाइन, क्यों? क्योंकि इंडिया सिग्नेटरी है आपका ट्रिप्स का। तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो सिग्नेटरी गवर्नमेंट्स हैं या जो नेशन है वो इस तरह से पेटेंट्स यहाँ पे देते हैं। और इसके अंदर क्या रहेगा, एक्सक्लूसिव राइट रहेगा, एक्सक्लूसिव राइट रहेगा पेटेंट ऑनर का, कि उसको कैसे यूज़ करना है ना, अपनी जो इन्वेंशन है उसको कैसे यूज़ करना है, किसको यहाँ पे राइट्स देना है, नहीं देना है। तो जनरली फार्मा कंपनियाँ क्या करती है, रिसर्च के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, R&D में, रिसर्च डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा लगाती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे इन्वेस्ट किए जाते हैं, अलग से पूरा एक डिपार्टमेंट होता है। और इससे क्या होगा, अगर कोई नई ड्रग, नया वैक्सीन बन के आ रहा है तो उस पर इनको पेटेंट मिलता है। पेटेंट मिलने से क्या होगा, उस तरीके से केवल यही जो है उस दवाई को बना सकते हैं, इन्हीं के पास ये राइट है कि उसको मार्केट में बेच सकते हैं, ओके, पर्टिकुलर उस तरीके से बनाई हुई ड्रग को। तो इससे क्या होगा कि इनको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट होता है, ओके, इनकी इनकम का सोर्स है, प्रॉफिट का सोर्स है, दैट इज़ द मेन आइडिया हियर। तो पेटेंट राइट अगर नहीं दिया जाएगा तो आप सोचिए कि ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इतना बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इतने साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, वो साइंटिस्ट क्यों काम करेंगे? अगर पेटेंट राइट नहीं दिए जाएंगे तो मान लीजिए फाइज़र ने कोई ड्रग या वैक्सीन बनाई और वो मार्केट में आती है, एक महीने में कम से कम 100 कंपनियां जो है उसी ड्रग और उस प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट कर देती हैं, तो फिर फाइज़र का तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हो गया ना, बिकॉज दैट इज़ अ प्राइवेट प्रॉफिट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, फॉर प्रॉफिट कंपनी है, और डेफिनेटली चैरिटी के लिए वो वर्क नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, पेटेंट के राइट दिए गए ताकि जो आपकी इनोवेशन है, इन्वेंशन है, वो इंसेंटिवाइज हो, है ना, एक इंसेंटिव वहाँ पे रहे। हालांकि जो भी पेटेंट ऑनर है उसको ये राइट है कि वो वॉलंटरी लाइसेंस दे सकता है, मतलब अपनी मर्जी से किसी XYZ फार्मा कंपनी को बोल सकता है, जैसे इंडिया में कोई कंपनी है वो उसको बोल देगा कि आप भी बनाना स्टार्ट कीजिए, क्लियर। जैसे रेमडेसिविर है जिसमें गिलियड फार्मास्यूटिकल है, उसने काफ़ी सारी कंपनीज को राइट दिए हुए हैं, तो अभी बहुत सारा यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। इस तरह से आपका पेटेंट वर्क करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कि अगर लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, ओके, जैसे कोविड के केस में था, तो वहाँ पे सरकार के पास ये पावर होती है, गवर्नमेंट्स के पास ये पावर होती है कि वो कंपल्सरी लाइसेंस दे सकते हैं, ग्रांट कर सकते हैं। कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए फाइज़र का ये वैक्सीन है, तो ये फाइज़र के वैक्सीन को गवर्नमेंट कहेगी कि ये XYZ फार्मा कंपनीज है, ये बनाएंगी, है ना, आप इसको बनाना स्टार्ट कीजिए विदाउट द परमिशन ऑफ दिस फार्मा कंपनी। लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट यहाँ पे इसको कंपनसेट करेगी कि आपका जो पैसा बनता है वो हम आपको देंगे। आपकी परमिशन यहाँ पे इसलिए नहीं ली गई क्योंकि यहाँ पे लाखों लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, ओके, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है, इसलिए कंपल्सरी लाइसेंसिंग का यूज़ किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था अभी कोविड के कॉन्टेक्स्ट में। फिर आप कहोगे सर भारत सरकार को कंपल्सरी लाइसेंसिंग को यूज़ करना चाहिए था, और जो मॉडर्ना है, फाइज़र हैं, जॉनसन जॉनसन है, इनके वैक्सीन्स को इंडियन कंपनीज़ को अलाउ कर देना चाहिए था बनाने के लिए। तो देखिए इसके अंदर क्या है, अगर आप इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे कंपल्सरी लाइसेंसिंग दे भी रही है, यूज़ कर रही है, तो क्या होगा, वहाँ पे आपने फाइज़र जैसे जो कंपनी है उसका आपने परमिशन लिया नहीं, वॉलंटरी लाइसेंसिंग है नहीं, आपने कंपल्सरी लाइसेंस दिया है। तो इसमें क्या होगा, फाइज़र जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, है ना, जिस तरह से बना रही है वो शेयर नहीं करेगी, और यहाँ पे ये जो कंपनीज़ हैं इनको अपने हिसाब से उसको डेवलप करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, इनको 1 साल तक लग जाएगा यहाँ पे ये जो जिस टेक्नोलॉजी से वो बना रहा है। दूसरी तरफ क्या होगा, अगर फाइज़र अपने हिसाब से वॉलंटरी लाइसेंसिंग करता है, खुद जाके किसी कंपनी को कहता है, तो वो सारी चीज़ें उसको शेयर करेगा, क्या रॉ मटेरियल है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या प्रोसेस है, किस टेक्निक से आपको बनाना है, तो वो प्रोसेस बहुत फास्ट होगा। इसलिए कंपल्सरी लाइसेंसिंग को यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया क्योंकि वो इतना इफेक्टिव नहीं था। सो दैट इज़ रिगार्डिंग द पेटेंट थिंग, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग वाला एस्पेक्ट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, एक तरह का साइन होता है जो कि डिस्टिंग्विश करता है किसी कंपनी को, किसी प्रोडक्ट को। जैसे आप ये चिड़िया देखते हैं तो आपको पता चल जाता है हाँ ट्विटर है, ये साइन देखने से आपको पता चल जाता है आपका ओके मैकडोनल्ड इज़ देयर, एंड यहाँ पे ये साइन देख रहे हैं तो आपको एप्पल का पता चल जाता है कि ये एप्पल है कंपनी। तो इस तरह से ट्रेडमार्क क्या होते हैं, हमेशा से यूज़ किए जाते रहे हैं, और ये एक यूनिक मार्क होगा जो किसी कंपनी को, किसी प्रोडक्ट को ओके डिस्टिंग्विश करता है अलग तरीके से। अब इसका जो यूज़ है ये लीगल प्रोटेक्शन है, मतलब ये ट्विटर वाला ये जो साइन है ये कोई और यूज़ नहीं कर सकता है ना, इसको लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है। तो ये क्या हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
राइट का ही एक टाइप हो जाएगा। नेक्स्ट हम अगर बात करें ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस पे, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होते हैं? कोई भी आपका प्रोडक्ट है ना, कोई भी आपका अगर प्रोडक्ट है, चाहे वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है या वो नेचुरल प्रोडक्ट है या फिर आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं उनकी अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ स्पेसिफिक उनकी क्वालिटीज़ हैं। वो किस वजह से हैं? पर्टिकुलर एक एरिया, उस ज्योग्राफी की वजह से हैं। जैसे दार्जिलिंग जो टी है, दार्जिलिंग टी है, वो दार्जिलिंग के अंदर आपका हो रही है, ओके, उसका प्लांटेशन है। तो दार्जिलिंग जो जगह है वहाँ उसकी वजह से वहाँ पे उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को, ओके, जिनका स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन होता है और उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ रहती हैं, उनकी रेपुटेशन रहती है, किस वजह से? उनके ओरिजिन की वजह से, उस जगह की वजह से। तो उन्हें हम क्या देते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं अंडर ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस दिए जाते हैं। तो इंडिया में जो फर्स्ट आपका दिया गया है जीआई टैग, जो दिया गया है इंडिया में, दैट इज दार्जिलिंग टी को दिया गया है। पहला जो दिया गया है दार्जिलिंग टी को। ओवरऑल अगर आप देखोगे कितने जीआई टैग्स हैं, 600 से ज़्यादा जीआई टैग्स हैं। ओके, तो करंट अफेयर में जो रहते हैं वो ध्यान रखिए, क्योंकि सारे आप याद नहीं कर पाएंगे, ना ज़रूरत है। इन ऑर्डर, जैसे और अगर मैं आपको कुछ पॉपुलर एग्जांपल दूं, कांगड़ा टी इज़ देयर। कांगड़ा टी न्यूज़ में थी कोविड-19 के समय पे, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा था कि इसकी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये पूरा रिसर्च किया गया था और ये बताया गया कि इसकी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कोविड के अंदर हेल्प कर सकती हैं। तो कांगड़ा टी को भी जीआई स्टेटस दिया हुआ है। नासिक के अंगूर है, नागपुर का संतरा है, मालाबार की ये पेपर्स हैं, मिर्च हैं, तेजपुर की लीची है, गिर केसर मैंगो है। तो ये सब क्या है? अपने पर्टिकुलर एरिया ज्योग्राफी की वजह से इनके अंदर इनकी रेपुटेशन है। नागपुर का संतरा बहुत पॉपुलर है, कोल्हापुरी चप्पल हो गई, ये सब चीज़ें। तो इनको जीआई टैग दिए जाते हैं, ओके, और ताकि कोई और इस तरह से इनको सेल नहीं कर सकता उस नाम से, ठीक है ना, उस तरीके से। In order to function as GI, a sign must identify a product as originating in a given place. In addition, the qualities, characteristics or reputation of the product should be essentially due to the place of origin. जिस जगह से वो ओरिजिन हो रहा है उस वजह से उसकी पर्टिकुलर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जब ही आपका जीआई टैग दिया जाएगा। नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर हम ट्रेड सीक्रेट्स की बात करते हैं। ट्रेड सीक्रेट क्या होते हैं? एक तरह के कॉन्फिडेंशियल आपकी इंफॉर्मेशन होती है, सीक्रेट्स होते हैं, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, जिसको क्या किया जा सकता है? बेचा जा सकता है, लाइसेंस पे दिया जा सकता है। ये ट्रेड सीक्रेट परमानेंट होते हैं, परमानेंट इन नेचर होते हैं। फिर होता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। तो कोई भी अगर प्रोडक्ट है ना, कोई प्रोडक्ट है, उसका जो भी डिज़ाइन है, जो भी शेप है किसी भी प्रोडक्ट का, तो वो क्या है? उस इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर आता है। तो काफ़ी सारे आपके इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं और जो होते हैं, तो उसका डायमेंशन, उसके फीचर्स, ठीक है, उसका कलर डिज़ाइन, ये सब इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर क्या है? आपके प्रोटेक्टेड हैं, प्रोटेक्शन इनको दिया गया है। तो ये भी आईपीआर के अंडर में आएगा। तो ये जितने भी आईपीआर अभी हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे, ये सब क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंडर में इनको प्रोटेक्शन दिया हुआ है अंडर द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये डब्ल्यूटीओ का सेकंड एग्रीमेंट हमने देखा, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड एग्रीमेंट की हम बात करें तो ये है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, गाट्स। ओके, तो ये आप, जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था कि डब्ल्यूटीओ का प्रीकर्सर जो था, मतलब डब्ल्यूटीओ से पहले क्या था? गाट वाज देयर, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, और इसके अंदर आपका सर्विसेज इंक्लूड नहीं था, है ना, आईपीआर भी नहीं था। तो इसलिए आपका क्या बनाया गया? इनको इंक्लूड करने के लिए डब्ल्यूटीओ बनाया गया। तो डब्ल्यूटीओ ने आईपीआर इंक्लूड किया और इसी वजह से हमने क्या देखा? ट्रिप्स को देखा। ट्रिप्स एग्रीमेंट आपका बना, क्यों? क्योंकि आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को इंक्लूड किया। इसी तरह से आपने सर्विसेज को भी इंक्लूड किया है। ओके, तो सर्विसेज को इंक्लूड करने के लिए एक एग्रीमेंट, एक ट्रीटी साइन की गई और इसे नाम दिया गया जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। तो ये क्या करेगा? ये आपका जितने भी सर्विस सेक्टर है, जो भी सर्विसेज हैं, है ना, उसके अंदर जो ट्रेड है उसको रेगुलेट कर रहा है। और ये भी 95 जैसे ही डब्ल्यूटीओ एग्जिस्टेंस में आता है, उसके बाद ये आपका गाट्स भी साइन हो जाता है। तो इसमें बस यही है कि सारी सर्विसेज इंक्लूड हैं। नेक्स्ट जो एग्रीमेंट है, जो इंपॉर्टेंट भी आपका रहेगा, दैट इज एसपीएस एग्रीमेंट, या फिर इसे आपका सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, है ना, इस नाम से भी जानते हैं। एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, या फिर कह दीजिए एसपीएस एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है? फॉर एग्जांपल, इंडिया के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट आ रहा है, कोई भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, कोई फ्रूट है, कोई प्लांट है इंडिया के अंदर, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? उसे इम्पोर्ट कर रहे हैं।
अब वो प्रोडक्ट कोई उसके अंदर कोई पेस्ट, कोई डिजीज़, कोई फंजीसाइड इस तरह से ना आ जाए इंडिया के अंदर, तो कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, है ना, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनको फॉलो किया जाएगा, कुछ टेस्ट यहाँ पे फॉलो किए जाएंगे कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट हो, कोई भी प्लांट प्रोडक्ट हो, है ना, वो एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है ताकि जो ह्यूमन हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है, फूड सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। तो यहाँ पे इसी के रिगार्डिंग एक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसे एसपीएस एग्रीमेंट के नाम से हम जानते हैं, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। तो इसमें क्या होगा, दीज मेजर्स, एसपीएस मेजर्स कवर्ड बाय द एग्रीमेंट आर दोज एम्ड एट द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट लाइफ और हेल्थ फ्रॉम सर्टेन रिस्क। ठीक है, इस तरह की कोई डिजीज़ नहीं आ जाए, कोई ऑर्गेनिज्म इस तरह से ना आ जाए, तो इसके रिगार्डिंग कुछ सर्टेन एप्लीकेशन प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स फिक्स किए जाते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, कुछ देश जैसे कुछ वेस्टर्न कंट्री हैं, वो क्या करेंगे, मान लीजिए यूरोप में कोई कंट्री होता है, वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट यहाँ पे स्टैंडर्ड लागू कर देगा, इस तरह के स्टैंडर्ड्स जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। क्यों लागू किए, ताकि अगर कोई जैसे मान लीजिए इंडिया से प्रोडक्ट जा रहा है यहाँ पे, अब वो उस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेगा तो इंडिया से जो प्रोडक्ट यहाँ पे है उसकी एंट्री ही नहीं की जाएगी। तो ये एक तरह का क्या है, बैरियर क्रिएट कर दिया, नॉन टैरिफ बैरियर इन्होंने क्रिएट कर दिया कि इंडिया के प्रोडक्ट्स को मार्केट का एक्सेस नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो, ओके, इस तरह के ट्रेड बैरियर्स क्रिएट ना किए जाएं, इसलिए ये एसपीएस एग्रीमेंट जो है आपका साइन किया गया, और दैट इज क्लोजली लिंक्ड टू द एग्रीमेंट ऑन द टेक्निकल बैरियर टू द ट्रेड, जिसके अंदर क्या होगा, इंश्योर किया जाएगा नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन द अडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्निकल रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड। मान लीजिए यूरोप का कोई कंट्री कोई भी यहाँ पे फाइटोसैनिटरी मेजर्स लागू कर रहा है, तो वहाँ पे उसको एक पर्टिकुलर जो इंटरनेशनल नॉर्म है वही फॉलो करना पड़ेगा, वो अपनी मर्जी से कुछ भी इफ एंड बट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रांसपेरेंसी आई है, ओके, और ये क्या है, जो बैरियर है उनको रिड्यूस करने की बात करता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लगाई जा सकती है, जैसे फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग बैक्टीरियल कंटेमिनेंट्स है, पेस्टिसाइड है, इंस्पेक्शन, लेबलिंग। तो किसी के ऊपर भी आप क्या करोगे, कोई सा भी कंस्ट्रेंट लगा के और उस प्रोडक्ट को आउट कर सकते हो, ठीक है, कि भैया आपका प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे इस प्रेस्क्रिप्शन, इस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता, तो हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे हमारे मार्केट में। तो इस तरह के जो टेक्निकल बैरियर हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, इसलिए आपका ये एग्रीमेंट साइन किया गया जिसे हम कहते हैं एसपीएस एग्रीमेंट। तो ये मेजर जो एग्रीमेंट है वो हमने देखे। एक और यहाँ पे ऐड करेंगे, दैट इज ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था और ये फाइनली कंक्लूड हुआ 2013 की बाली मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस में। मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस जैसा हमने देखा था डब्ल्यूटीओ की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और यहाँ पे जो बाली मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस है 2013 की, वहाँ पे ये निगोशिएशंस कंक्लूड हुए ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के, और फाइनली 2017 के अंदर ये जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है ये आपका एग्जिस्टेंस के अंदर आता है। ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट में क्या है, इसमें बस यही बात की गई है कि किस तरह से आप जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, है ना, इनके मूवमेंट को और ज़्यादा फैसिलिटेट करोगे। व्यापार, ग्लोबल ट्रेड जो है, इंटरनेशनल ट्रेड है, उसको बढ़ाने की बात की गई है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपीडाइट द मूवमेंट, रिलीज, क्लियरेंस ऑफ गुड्स, ओके, इंक्लूडिंग द गुड्स इन ट्रांजिट, उनका मूवमेंट कैसे इंक्रीज कर सकते हो, कैसे आप कॉपरेशन बढ़ा सकते हो कस्टम्स के बीच में, अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ के बीच में, ताकि ट्रेड को फैसिलिटेट किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। कंटेन्स द प्रोविजन फॉर टेक्निकल असिस्टेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग इन दिस एरिया, और इंडिया ने आपका ट्रेड जो फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है उसको साइन किया हुआ है, रेटिफाई किया हुआ है, साइन भी कर दिया और पार्लियामेंट की तरफ से अलाउ, यहाँ पे इसको रेटिफाई भी कर दिया गया है। तो ये कुछ मेजर एस्पेक्ट थे जो हमने डब्ल्यूटीओ के यहाँ पे देखे हैं। ओवरऑल डब्ल्यूटीओ को इस पर्पस से यहाँ पे लाया गया कि ये एक तरह से जो है इक्वल ट्रेड, ओके, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेगा, और जिससे क्या होगा, देशों के बीच में अगर व्यापार बढ़ेगा तो प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी, और स्पेशली जो गरीब देश हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो डब्ल्यूटीओ के जो गोल्स हैं वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लिंक किया जाता है, स्पेशली जो एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, यूनाइटेड नेशन द्वारा 2015 में 17 गोल्स अडॉप्ट किए गए, 17 गोल्स, उसमें से एक गोल है दैट इज नंबर 10, जो गोल है इसे हम कहते हैं रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़। तो ये गोल क्या कहता है कि आपकी इनइक्वालिटीज़ जो हैं उन्हें रिड्यूस किया जाए। तो कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीओ जो है इस काम को कर रहा है, लेकिन डब्ल्यूटीओ के जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि डब्ल्यूटीओ के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है ना, जो फ्री ट्रेड के जो बेनिफिट्स हैं दैट आर नॉट शेयर्ड इक्वली, साइटिंग द आउटकम्स ऑफ द निगोशिएशंस। क्योंकि अगर आप देखोगे जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं या
जो भी WTO के नॉर्म्स हैं, उसकी वजह से आपका जो इनइक्वालिटीज़ हैं रिच एंड द पुअर नेशन के बीच में जो गैप है ये बढ़ रहा है। इनइक्वालिटीज़ घटने की बजाय इनइक्वालिटीज़ आपकी बढ़ती जा रही हैं। तो ये क्रिटिक्स ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है, इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि जो WTO है इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि जो अमीर देश हैं उनको और अमीर बनाया जाए। ओके, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव शुड बी किस तरह से हम जो है इनइक्वालिटीज़ को कम कर सकते हैं, गरीब देशों के अंदर प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकते हैं। तो दिस शुड बी द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द WTO, और इसी तरह से इसकी निगोशिएशंस आगे बढ़नी चाहिए। तो ये ओवरऑल हमने देखा किस तरह से WTO आपका काम करता है, क्या इसका प्रोसेस रहता है। फाइन, सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस लेक्चर। और एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए अनाउंसमेंट है कि 1 अगस्त से अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन का प्राइस है वो बढ़ रहा है। अनअकैडमी के साथ आप अपनी UPSC की प्रिपरेशन को पूरा कर सकते हैं, और यहाँ पे एट प्रेजेंट आपको 35% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके अंदर आपका जो GS है ऑप्शनल है, इसकी पूरी प्रिपरेशन इंक्लूड है। एट प्रेजेंट आपको ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। तो ये जो पूरा प्राइस है दैट इज़ अराउंड 57,500, एंड व्हेन यू आर यूजिंग द कोड RB Live यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। श्योर वीक चल रहा है जिसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे आपका सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड होगा बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। 80 नंबर ऑफ टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, जिसमें आपके GS प्री और मेंस दोनों के टेस्ट इंक्लूड हैं। लोन फैसिलिटी का लिंक भी है। 20 बुक्स आपको दी जा रही हैं, जिसमें 100% सिलेबस आपका कंप्लीट किया जाएगा नोट्स फॉर्म में, अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स। ये आपको फ्री दी जा रही हैं बुक्स। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं यू विल फाइंड दीज प्लान्स। अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप प्लान चूज कीजिए एंड पुट द कोड RB Live टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। सिमिलरली यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपका डेली डाउट सॉल्विंग है, पर्सनल मेंटरिंग है। तो ये आइकॉनिक की फीस स्ट्रक्चर है, इसके लिए भी आप जा सकते हैं। अगर केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं, ओनली ऑप्शनल के लिए ये प्लान्स हैं, यू कैन गो फॉर दोज एज वेल। 28 जुलाई से आपके नए बैचेस स्टार्ट हैं। तो यहाँ पे जो भी बच्चे 2021 की तैयारी कर रहे हैं, 22 की या 23 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, ओके, आप इन बैचेस में एनरोल करके अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं, अपनी UPSC की प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस लेक्चर एंड ऑल। ओके, लेक्चर का PDF आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हर संडे सुबह 11 बजे आपका 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस का एक टेस्ट होता है, जो है स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। RB Live कोड यूज़ करके आप उसे अनलॉक कर सकते हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो काफ़ी सारे एक्साइटिंग प्राइसेस आप वहाँ पे जीत सकते हैं। इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज हैं, उनका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस लेक्चर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।